हेलो फ्रेंड्स, उत्तम सिंह अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अमन दांगी और आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का मतलब मालूम होना चाहिए, जैसे कि एक्सक्रीटरी शब्द का जो मतलब होता है वो हमारा होता है एक्सक्रीट, मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना। किस चीज़ से छुटकारा पाना? वेस्ट से। जो वेस्ट हमारी बॉडी में निर्मित होते रहते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के दौरान, उन चीज़ों को बाहर निकालना या उनसे छुटकारा पाना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। अब एक्सक्रीशन में कई ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, तो उनमें से सबसे मेन जो ऑर्गन होता है वो हमारा किडनी होता है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। पर कुछ अदर ऑर्गन हैं, जैसे उनके फंक्शन देख लेते हैं। तो किडनी जो है हमारा वो यूरिन निकालता है, मतलब यूरिया का उत्सर्जन करेगा। अगला हमारा लंग्स है। लंग्स हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का उत्सर्जन करता है। मतलब आप समझ सकते हैं इसको कि जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, साथ में कुछ मात्रा में भाप भी छूटती है उसमें, मतलब वाटर वेपर्स भी छूटते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे स्किन है हमारा, तो स्किन में हमारे पसीना आता है, पसीना में हमेशा यूरिया का उत्सर्जन होता है, साथ में कुछ मेटेलिक आयंस रहते हैं, कुछ बाइकार्बोनेट आयंस रहते हैं। लिवर, तो लिवर हमारा बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और यूरोक्रोम पिगमेंट्स का उत्सर्जन करता है। साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा है, जो एक्सेस कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, मतलब आप इतना समझ लीजिए कि जो भी हमारे इनऑर्गेनिक आयंस रहते हैं उन सभी को लार्ज इंटेस्टाइन अतिरिक्त मात्रा में अगर पाए जाते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोई ऐसा उत्सर्जी अंग नहीं है, पर यदि हमारे शरीर में जल की अधिकता हो जाती है तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकलवाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लैक्राइमल ग्लैंड्स, जैसे आप समझ सकते हैं कि जो आंसू निकलते हैं तो आंसुओं में हमारे सॉल्ट्स होते हैं, तो कुछ सॉल्ट्स और कुछ बाइकार्बोनेट आयंस हमारे आंसुओं के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। साथ ही जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो हमारी लार बनाने वाली ग्रंथियां हैं, उनसे भी बाइकार्बोनेट आयंस और नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलते हैं। अब हम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा देखें जिसमें किडनी आती है, तो ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने आइसोलेट करके देखा, मतलब अलग करके देखा। तो इसमें दो किडनी रहती हैं, एक राइट किडनी एक लेफ्ट किडनी। अब इसमें दो किडनी है, ये दोनों बीन के आकार की हैं। बीन जो मतलब सोयाबीन आपने देखा होगा, सोयाबीन का जो शेप रहता है वही हमारी किडनी का शेप रहता है। लगभग 250 ग्राम की होती है हमारी किडनी। इसमें आप देखिए, जो आपको बीच में जो मेन वेसल्स दिख रही होगी, ब्लड वेसल दिख रही होगी रक्तवाहिका रेड कलर की, ये हमारा योटा है। और जो ब्लू कलर से आपको दिख रही होगी ये वेना कावा है। और ये कौन सा वेना कावा रहेगा? हाइट से नीचे है तो इन्फीरियर वेना कावा। आप सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिएगा, मैंने वहाँ आपको समझाया था। तो जो वेन्स रहती हैं वो ब्लड को ऑर्गन्स से ले जा करके हाइट के पास लेके जाती हैं, और जो योटा होता है वो हाइट से ब्लड को लाता है ऑर्गन्स के पास। तो जो किडनी के पास जो ब्लड आता है वो योटा के माध्यम से आएगा, और योटा यहाँ आकर के ब्रांच दे देगा अपनी। इन ब्रांच को अपन कहते हैं रीनल आर्टरी। एक ब्रांच आएगी इस साइड और एक ब्रांच आएगी इस साइड। और जो हमारा वेना कावा है ये किससे बनेगा? यहाँ से किडनी से एक ब्रांच जाएगी रीनल वेन, और एक इस साइड से आएगी रीनल वेन। ये दोनों जुड़ जाएंगी, किस में खुल जाएंगी? वेना कावा में। तो पहले ब्लड योटा के माध्यम से आया, किडनी के अंदर गया, फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद वेन के थ्रू, रीनल वेन के थ्रू वापस आया और वेना कावा में खुल गया, और वेना कावा से दोबारा हार्ट में चला जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी रक्तवाहिका है जिसमें सबसे अधिक यूरिया पाया जाता है, तो जो रक्तवाहिका हमारी लिवर से निकलती है, मतलब हेपेटिक वेन, उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा सबसे कम यूरिया किसमें पाया जाएगा, तो जो हमारी फिल्टर होकर के निकला है ब्लड, तो हमारा रीनल वेन में सबसे कम यूरिया पाया जाएगा। अच्छा, अब ये दो किडनी हो गई, ये हमारा ब्लड का कनेक्शन हो गया। साथ में जो हमारा फिल्टर होगा, तो जो किडनी से फिल्टर होने के बाद जो भी हमारा यूरिन बनेगा वो बाहर निकलेगा किसके माध्यम से? यूरेटर के माध्यम से। यूरेटर दो होते हैं संख्या में, ट्यूब के जैसी संरचना होती है सिंपल सी, इसमें कुछ नहीं रहता, बस इसकी दीवारों में कुछ मांसपेशियां होती हैं जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती हैं और यूरिन को आगे बढ़ाती हैं। साथ ही ये दोनों यूरेटर किस में खुल जाते हैं, तो ये हमारा पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन स्टोर होता रहता है, और जब ये फुल हो जाता है तो हम मिक्चुरेशन की प्रक्रिया करते हैं, मतलब मूत्र त्याग की प्रक्रिया करते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर हमारा बाहर खुलता है किसकी सहायता से? यूरेथ्रा की सहायता से। यूरेटर को अगर हम देखें तो यूरेटर की लंबाई 6 से 7 इंचेस होती है, और इसकी जो लेयर्स रहती हैं वो 3 लेयर्स रहती हैं। इसके ऊपर इसकी जो दीवार बनी है वो 3 लेयर से बनी है, स्मूथ मसल्स, फाइब्रस टिश्यू और म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर इसको अंदर से स्मूथ बनाए रखती है ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। अभी मैंने बताया था आपको पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं इसके अंदर। पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखिए, किसी भी ट्यूब जैसी संरचना में अगर मांसपेशियां एक पल्सेटिंग मूवमेंट कर रही हैं जो एक रिदम में चलता है, उसको अपन पेरिस्टालसिस मूवमेंट कह सकते हैं। जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टालसिस होता है जिससे खाना आगे बढ़ता है, इसी प्रकार सेम हमारे यूरेटर में भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं जिससे यूरिन हमारा आगे की तरफ बढ़ता है और
यूरिनरी ब्लैडर की ओर जाता है। अब है यूरिनरी ब्लैडर, तो एक मस्कुलर पाउच की तरह रहता है जो कि हमारा 300 से 400 मिलीलीटर हमारा यूरिन का स्टोर कर सकता है, और यह जैसे ही भर जाता है वैसे इसकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। अब यूरेथ्रा है, यह भी एक मस्कुलर ट्यूब है, ये यूरिन को बाहर निकालने में काम आती है। अब इसकी मेल और फीमेल्स में दोनों में अलग अलग इनकी लंबाई होती है, जैसे कि फीमेल्स में 1.5 इंचेस की लंबाई इसकी रहती है, मतलब लगभग आप ऐसा समझ सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर लंबाई रहती है यूरेथ्रा की फीमेल्स में, और मेल्स में 20 सेंटीमीटर्स मतलब 8 इंचेस की लंबाई होती है। लेकिन साथ ही फीमेल में कोई भी बीच में संरचनाएं इसके नहीं पाई जाती, पर मेल्स में जो यूरेथ्रा होता है उसके आसपास कुछ संरचनाएं रहती हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड का आपने नाम सुना होगा, और इसमें कुछ मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है और एक पोर्शन होता है जो आगे वाला जिसको अपन पिनल पोर्शन कहते हैं, मतलब जो पेनिस की मसल्स रहती हैं उनके बीच में से ये गुजरता है। अब ये हमारा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये हमारी किडनी है, इसको कट सेक्शन हम इसका लेंगे, काट कर देखेंगे तो इसमें काटने में क्या क्या दिखेगा हमें। ये बाहर की तरफ ये हमारा पोर्शन जो लाइट कलर का आपको दिख रहा है ये हमारा कॉर्टेक्स कहलाता है। उससे भी बाहर हमारी एक कवरिंग रहती है, फाइब्रस कवरिंग, जिसको अपन बोलते हैं रीनल कैप्सूल या फिर अकेला कैप्सूल बोल सकते हैं। अंदर की तरफ जहाँ ये पिरामिड जैसी संरचनाएं आपको दिख रही हैं इसको अपन बोलते हैं मेड्यूला। अब इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो हमारा कॉर्टेक्स वाला भाग होता है इसमें वोमन कैप्सूल होता है नेफ्रॉन का, आगे हम देखेंगे। और ये जो पिरामिड्स आपको दिख रहे हैं ये पिरामिड्स हमारे पाए जाते हैं मेडुला के अंदर, और पिरामिड्स मिलकर के हमारे बनाते हैं छोटी छोटी नलिकाएं, इनको अपन बोलते हैं माइनर कैलेक्स। और जब माइनर कैलेक्स मिलते हैं तो बनाते हैं मेजर कैलेक्स, और जब मेजर कैलेक्स मिलते हैं तो वो निर्माण करते हैं हमारे यूरेटर का। इधर आप ब्लू कलर की संरचना ये देख पा रहे होंगे, ये ब्लू कलर का क्या होता है, बायोलॉजी में मैंने बताया था आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में कि बायो में जो भी रक्त वाहिकाएं आपको ब्लू कलर से दिखाई जाए वो वेन्स होंगी, और जो रेड कलर से दिखाई जाए वो आर्टरी होंगी, और जो येलो कलर से दिखाई जा रही है नर्व होती है। तो यहाँ से रीनल आर्टरी से हमारा ब्लड किडनी के अंदर प्रवेश करता है, फिल्टर होता है, तो जो फिल्टर हुआ जो यूरिन बना वो हमारे यूरेटर में चला जाता है, और जो प्योर ब्लड है वो हमारा वेन के माध्यम से, रीनल वेन के माध्यम से हमारा वेना कावा में खुलता है, वेना कावा जाकर के हमारी हार्ट में पहुंच जाती है। तो इस तरीके से पूरा इसके अंदर सर्कुलेशन होता है। ये छोटा सा एक डायग्राम है, इसको आप ठीक से देख लीजिए, लर्न कर लीजिए इसको अच्छे से। अब हम इसकी आगे फंक्शनिंग देखेंगे, और फंक्शनिंग में इसके मेन जो कार्य की इकाई होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। तो अब हम नेफ्रॉन को देखेंगे। तो नेफ्रॉन का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। आप इतना समझ लीजिए कि नेफ्रॉन इतनी छोटी संरचना है कि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मतलब दोनों किडनी में मिलाकर के लगभग 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो ये बहुत छोटी संरचना है, हम उसको बड़ा करके देख रहे हैं, तो इसके सारे पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये पहले लाइट ब्लू कलर का हम ये पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये इस तरीके का कैप्सूल टाइप का जो बनाया है इसको अपन बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। इसमें स्पेलिंग याद रखना, गलत मत कर देना, वोमेन्स कैप्सूल होता है ये। वोमेन्स कैप्सूल आएगा तो आगे चल के इस तरीके का एक ऐसा कर्व जैसा ट्यूब बनाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं पीसीटी शॉर्ट में, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल होता है पास में, और कन्वोल्यूटेड मतलब होता है ऐसा टेढ़ा बेड़ा सा, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नाम रखा गया है। फिर इसके बाद ऐसी लूप बनती है, इस लूप को नाम दिया गया है लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेस लूप। यह आगे चल के इस तरीके का कर्व ट्यूब बनाती है जिसको अपन बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी का मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल मीन्स दूर, कन्वोल्यूटेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और ट्यूब मतलब नलिका। तो आपको तीन स्ट्रक्चर देखने को मिले, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी, ये हमारी ट्यूब्स हैं। और ये जो कप के आकार का जो स्ट्रक्चर आपको मिला ये हमारा वोमेन कैप्सूल है। और फिर ये डीसीटी हमारा खुल जाता है एक कॉमन डक्ट में, डक्ट मतलब नलिका में, जिसमें हमारे और भी नेफ्रॉन यहाँ से जुड़ रहे हैं। तो जितनी भी यूरिन ये नेफ्रॉन बनाएगा वो अपना कलेक्टिंग डक्ट में डाल देगा, और यहाँ से यूरिन इससे बाहर निकल जाएगी। अब ये रेड कलर का जो दिख रहा है आपको ये क्या है, तो देखिए जो हमारी रीनल आर्टरी किडनी के अंदर ब्लड लेकर आई थी उसने अपनी ब्रांचेस दी, और हर नेफ्रॉन को एक ब्रांच दी, मतलब अगर 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में है तो उसकी ब्रांचेस कितनी बनेंगी, 10 लाख। ये जो आर्टेरियोल है जो ब्लड लेकर के आ रहा है इसको अपन बोलते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल, और जो ब्लड इससे लेकर के जा रहा है उसको अपन बोलते हैं ईफेरेंट आर्टेरियोल। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। और जो एफेरेंट और ईफेरेंट आर्टेरियोल के बीच में एक जाल बनता है, कैपिलरीज का जाल, इसमें पतली पतली केशिकाएं होती हैं, इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये आगे जाएगा ईफेरेंट आर्टेरियोल, और पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी के आसपास जाकर के एक जाल का निर्माण कर देगा, और फिर यहाँ से ब्लड निकल जाएगा। निकलने के बाद ये सीधा जुड़ जाएगा रीनल वेन में, और रीनल वेन बाहर निकलेगी किडनी से, और वो जुड़ेगी वीना कावा में, और वीना कावा जाएगा सीधा हार्ट के पास। तो इस तरीके से फंक्शन करता है। अब हम देखें कि यूरिन का प्रोडक्शन किस प्रकार होता है।
तो आप, ये बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है, आप इसको अगर समझ लिया आपने तो आपको थ्योरी में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किस तरीके से हमारा यूरिन निर्मित होता है। तो इसमें अपन देखेंगे, ये हमारे एफेरेंट आर्टेरियोल, ये हमारे ईफेरेंट आर्टेरियोल, ये ग्लोमेरुलस, ये बोमन कैप्सूल, ये पीसीटी, ये हेनले लूप, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। अब आप समझ जाएंगे इसमें। अब देखिए हम इसके फंक्शन देखते हैं कैसे होता है। तो जो प्रक्रिया होती है यूरिन फॉर्मेशन की, उसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक फिल्ट्रेशन होता है, एक रीअब्जॉर्प्शन मतलब पुनः अवशोषण होता है, और एक सीक्रीशन होता है। तो ये कैसे कैसे होती हैं अब अपन इसको देखते हैं। तो क्या होता है सबसे पहले कि जो हमारा एफेरेंट आर्टेरियोल है उसका व्यास ईफेरेंट आर्टेरियोल से अधिक होता है, तो इससे ज़्यादा ब्लड जाएगा और ईफेरेंट आर्टेरियोल से ब्लड कम निकल पाएगा। तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा इन दोनों का, ज्वाइंट क्या है, ग्लोमेरुलस। जब यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा कि जो कैपिलरीज हैं उनके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उससे प्लाज्मा रिसना शुरू हो जाएगा। अब प्लाज्मा में ही सारे हमारे जितने भी दूषित पदार्थ हैं वह प्लाज्मा में ही घुले रहते हैं, तो प्लाज्मा के साथ वही भी निकल आएंगे। पर इसमें जो सेल्स हैं वो नहीं निकल सकती, केवल हमारा प्लाज्मा निकल पाएगा, और वो भी कुछ मात्रा में, जिसके साथ हमारे वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल जाएंगे और साथ ही साथ हमारा जो ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, जो हमारे काम की चीज़ें थी वो भी निकल जाएंगी। इस तरीके की प्रक्रिया में एक सिंपल सा फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या सिंपली फिल्ट्रेशन। इसमें NaCl निकल गया, H2O निकल गया, ग्लूकोज निकल गया, हमारे लिपिड्स निकल गए, यूरिया निकल गया, मतलब वेस्ट के साथ साथ हमारे काम की चीज़ें भी निकल गई। तो पहली चीज़ हो गई हमारा फिल्ट्रेशन। अब काम की चीज़ें निकल गई तो हमें तो उनको वापस चाहिए, केवल हमें वेस्ट बाहर निकालना है। तो क्या होगा, ये जो हमारा इफेरेंट आर्टेरियल इसके आसपास जाल बना रहा था, पीसीटी के आसपास, फिर हेनले लूप के आसपास और फिर डीसीटी के आसपास, तो ये क्या करेगा कि इसमें ब्लड है और इसमें हमारी सारी चीज़ें वो बह रही हैं जो हमारे काम की हैं, तो उनको दोबारा से अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद सीधा किसमें मिला दिया जाएगा, दोबारा से ब्लड में। तो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से फिल्टर होके जितने अभी जो फिल्ट्रेट बना वो हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा, पीसीटी में आएगा। अब पीसीटी में हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन शुरू, मतलब पुनः अवशोषण शुरू हो जाएगा। अवशोषण शुरू हुआ तो क्या हुआ कि जो 65% NaCl, मतलब जो हमारा नमक था और साथ में हमारा H2O था, पानी था, वो लगभग 65% हमारे पीसीटी से ही अवशोषित हो जाता है। अब ये फिल्टरेट नीचे की ओर जाएगा और जाएगा ये हेनले लूप में। हेनले लूप की दो भुजाएं होती हैं, एक ये अवरोही मतलब नीचे की ओर आने वाली, और एक आरोही मतलब डिसेंडिंग और असेंडिंग। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा वाटर का अवशोषण किया जाता है। बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ऊपर होती है 300 और नीचे की तरफ होती है 1200। तो जैसे जैसे ये यूरिन जो नीचे की तरफ आता चला जाता है तो बाहर का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, बाहर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव करेगा, यही ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ऑस्मोसिस के दौरान ये हमारा H2 है, और भी निकाल लिया जाएगा इसमें से। और जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट और आगे बढ़ेगा, अब फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ा तो नीचे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, ऊपर की तरफ कम है, तो कम है तो उसमें से अब NaCl और साथ में कुछ यूरिया और ग्लूकोज या फैट, मिनरल्स, विटामिन जितने भी हमारे थे वो सभी इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जो हमारा H2O का अवशोषण हुआ वो हुआ अवरोही भुजा में, और जो हमारे खनिजों का, विटामिन का, ग्लूकोज, प्रोटीन का अवशोषण हुआ वो हुआ आरोही भुजा में। अब उसके बाद ये फिल्ट्रेट हमारा पहुंचता है डीसीटी पर। डीसीटी हमारा आवश्यकता अनुसार कार्य करता है। यदि आपके शरीर में जल को अवशोषण घटाना या बढ़ाना हो तो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकलते हैं, एडीएच या ऑक्सीटोसिन, वह डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर कार्य करते हैं और जल का अवशोषण घटाते या बढ़ाते हैं। अब इसको हम थ्योरी के माध्यम से समझ लें तो फिल्ट्रेशन क्या, कौन सी प्रक्रिया थी, जो हमारी ग्लोमेरुलस में हो रही थी। एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल के व्यास के अंतर के कारण ग्लोमेरुलस पर प्रेशर पड़ा। प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ कि इसमें से जो कैपिलरीज थी उसमें से प्लाज्मा रिसना शुरू हो गया, उसी चीज़ ने फिल्ट्रेट बनाया और फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ा। अब फिल्ट्रेट आगे बढ़ा तो क्या हुआ, फिल्ट्रेट में हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें भी थी तो उन्हें हमें वापस चाहिए तो हमने क्या किया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन किया, पुनः अवशोषण करके दोबारा से उसको ब्लड में मिलाया। किस तरीके से मिलाया मैंने आपको डायग्राम में बताया, वाटर और साथ में जितने भी हमारे महत्वपूर्ण तत्व थे उन सभी को हमने दोबारा से अवशोषित किया। ट्यूबुलर सीक्रेशन क्यों जरूरी है, ट्यूबुलर सीक्रेशन इसलिए किया जाता है कि जैसे जब हम पुनः अवशोषण करते हैं तो उस समय कुछ हानिकारक पदार्थ भी हमारे अवशोषित हो जाते हैं, जिनको हम दोबारा से बाहर निकालते हैं, और जिस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। अभी जो तीन प्रक्रियाएं यूरिन फॉर्मेशन में हुई, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन, इन तीनों में से ट्यूबुलर सीक्रेशन एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी का उपयोग किया जाता है। अब एक ये आपने नाम सुना होगा डायलिसिस
जो जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है या किडनी सप्रेस हो जाती है, तो उनमें यूरिन का फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पाता, जिस कारण से उन्हें डायलिसिस मशीन से अपने ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वीक में एक बार या महीने में एक बार। तो वो ज़रूरत के अनुसार होता है। तो इसमें देखते हैं हम क्या होता है कि जो हम ब्लड लेते हैं, वो हमने आर्टरी से ब्लड लिया, आर्टरी से ब्लड का कनेक्शन हम सीधा कर देते हैं डायलिसिस मशीन से। साथ में इसमें एक एंटी कोगुलेंट केमिकल भी मिलाया जाता है, ताकि जब शरीर से बाहर ब्लड निकले तो इसका थक्का ना जम जाए, तो लिक्विड अवस्था में रहता है। ये डायलिसिस मशीन के अंदर जाएगा, डायलिसिस मशीन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाएगा, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा अलग कलेक्ट हो जाएगा, और प्योर ब्लड जो जाएगा नीचे की ओर, और इसको दोबारा से हम अपनी वेन्स में जोड़ देंगे, और वेन्स से जाकर के हार्ट में चला जाएगा, हार्ट इसको पंप कर देगा पूरी बॉडी में। इस तरीके से हमारा ये सिंपल मशीन होती है डायलिसिस मशीन। इससे हमारा जो ब्लड है उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से प्योर कर सकते हैं।